प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और खुदा से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलिम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आज की अच्छी बात में हम बात करेंगे लड़ाई झगड़े और दूसरों को बुरे नामों से बुलाने के बारे में। प्यारे बच्चों, ये तो आप सबको पता है ना कि आपस में हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारे बहन भाई हों, दोस्त हों, माँ बाप हों या सड़क पर चलने वाले राहगीर हों। हमने अक्सर देखा होगा कि बहन भाई या दोस्तों के साथ खेलते हुए किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाता है और फिर हम लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे वक्त में हमें सब्र से काम लेना चाहिए और मामले को बातचीत से हल करना चाहिए। इसी तरह हमने देखा है कि अक्सर बच्चे लड़ते लड़ते एक दूसरे को बुरे नामों से भी बुलाने लग जाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की कि हमें लोगों को अच्छे नामों से बुलाना चाहिए। तो चलें आज हम साथ मिलकर अहद करते हैं कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारेंगे। इसी अच्छी बात के साथ हम सुनते हैं अपना पहला कॉम्पोनेंट, पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो में मिस सायरा नासिर की तरफ से सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जो है गपशप। और सुनाइए सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज सुबह सवेरे किसने उठकर अम्मी की मदद की? अरे वाह, ये तो बहुत सारे हाथ उठ गए, शाबाश। इसका मतलब है कि आप सब मिस सायरा की बातों को गौर से सुनते भी हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। कोशिश करना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी काम को करने के बारे में सिर्फ सोचते रहना ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। जी क्या कहा? ये ख्याली पुलाव क्या होता है? चलिए आप बताइए, आप ख्याली पुलाव पकाने से क्या समझे? बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। ख्याली पुलाव का मतलब है किसी भी काम के बारे में सिर्फ सोचते ही रहना और उन पर अमल ना करना। अब भला बताइए, हाथ पांव हिलाए बगैर कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए, मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि आपने अपने रोजमर्रा के मामूलात तय कर लिए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। आज मेरे साथ आपकी उम्र के दो दोस्त भी हैं, अब्दुल्ला और हुज़ैफा। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। आज हम खूब मजे मजे की बातें करेंगे। पता है क्या, जब मैं छोटी सी थी ना, बिल्कुल आपके जितनी, तब मैं बहुत लापरवाह हुआ करती थी। मेरी कोई भी चीज जगह पर नहीं होती थी। स्कूल से आने के बाद बस्ता एक जगह फेंका, जूते एक तरफ तो मोजे एक तरफ। जहाँ पढ़ने बैठी तो किताबें कॉपियाँ वहीं छोड़कर खेल में मसरूफ हो जाती। अम्मी से बहुत डांट पड़ती थी लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं होता था। अरे मैं भी तो ऐसे करता हूँ। मेरी अम्मी कहते हैं यूनिफॉर्म उतारो, लेकिन मैं तो उतारता ही नहीं हूँ। मेरा भी यही हाल था हुज़ैफा। इसी लापरवाही की वजह से अक्सर अपनी किताबें मैं कभी घर भुलाती थी, कभी स्कूल, कभी मेरे पास पेंसिल नहीं होती थी तो कभी उर्दू या रियाजी की किताब गायब। टीचर से भी बहुत डांट पड़ती थी। फिर एक दिन मैं अपनी दोस्त सारा के घर गई। उसकी अम्मी बीमार थी। मैं तो उसका घर देख के हैरान रह गई। वो क्यों मुस्तायरा? वो इसलिए क्योंकि उसका घर बहुत साफ सुथरा था। घर तो मेरी अम्मी भी हमेशा साफ रखती थी, लेकिन उसकी अम्मी की तबीयत हालांकि खराब थी, लेकिन घर की कोई भी चीज फैली हुई नहीं थी। मैंने देखा कि मेरी सहेली ने घर में दाखिल होती जोर से अस्सलाम वालेकुम कहा। मैंने भी उसकी देखा देखी सलाम किया। उसकी खाला घर में अम्मी की देखभाल के लिए आई हुई थी। उन्होंने हमारे सलाम का जवाब दिया। सारा ने सबसे पहले जूते मोजे उतारे और घर में मौजूद जूतों के रैक में जो दरवाजे के पीछे था वहाँ एहतियात से रखे। फिर अपना बस्ता कमरे के कोने में रखा। उसका कमरा भी बहुत साफ सुथरा था। उसकी किताबें सलीके से मेज पर रखी हुई थी। हाँ, जबरदस्त। सारा ने हाथ मुंह धोया और अपनी अम्मी की खैरियत पूछी। मैंने भी उसकी अम्मी से उनका हालचाल पूछा। सारा मेरी हम उम्र थी, लेकिन मैं देख रही थी कि वो अपनी खाला के होने के बावजूद घर के हर काम में उनकी मदद कर रही थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि खुदा न खास्ता अगर मेरे घर में कोई भी बीमार पड़ जाए तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि घर की चीजें कहाँ कहाँ रखी हुई हैं। मुझे तो अपना होश नहीं होता, मैं घर कैसे संभालती। बस
वो दिन और आज का दिन। मैंने अपनी दोस्त की मदद से अपनी चीजों को तरतीब से रखना शुरू कर दिया। घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाने लगी, स्कूल की चीजें संभाल के रखने लगी। पता है इससे मुझे क्या फायदा हुआ? मेरी याददाश्त अच्छी हो गई और मेरा पढ़ाई में दिल लगने लगा। स्कूल की हर चीज याद से ले जाने लगी तो टीचर्स भी खुश और घर वाले भी खुश। क्या आप अब ऐसे ही हैं, इतनी ऑर्गेनाइज? बहुत हद तक। खैर ये तो पुरानी बात थी, लेकिन अच्छी आदतें पैदा करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। इसमें वक्त तो लगता है, लेकिन अगर मुसलसल कोशिश की जाए तो हम कोई भी अच्छी आदत अपना सकते हैं। चले भाई, बहुत बातें हो गई। अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठे, आज हम अरकान साजी सीखेंगे। अरकान साजी? वाह, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। ये क्या चीज है? बताती हूँ। एक मिनट अब्दुल्ला, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अरकान क्या होते हैं। जब दो या दो से ज्यादा हरूफ मिलते हैं तो वो रुकन बनाते हैं और ये रुकन अल्फाज बनाने में मदद करते हैं। क्या हुआ, नहीं समझे? मुश्किल है? ये समझ नहीं आया, बहुत मुश्किल है। समझाती हूँ। हम जो भी अल्फाज सुनते हैं वो असल में दो या दो से ज्यादा हरूफ से मिलके बनते हैं। ये तो पता है ना आप लोगों को? जब हम उन्हें अदा करते हैं तो अदायगी में जहाँ जहाँ हमारी जबान रुकती है और होठों की हरकत तब्दील होती है वो एक रुकन कहलाता है। किसी भी लफ्ज को लिखने के लिए हम उसे अरकान में तोड़ते हैं, तभी हमें समझ आएगा। जैसे एक लफ्ज है बाजी, अगर उसके हुरूफ अलग किए जाए तो कितने हुरूफ होंगे? अब्दुल्ला आप बताएं। बा और जी। कितने हुरूफ कितने होंगे? बे, अलिफ, जीम। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इनकी आवाजों को तोड़ा जाए तो दो आवाजें सुनाई देंगी, बा और जी। बोलिए। बा और जी। बा कहते हुए आपका मुंह खुला और जी कहते हुए आपके होठों की हरकत तब्दील हुई। इस तरह इसके दो अरकान हुए। बा एक रुकन कहलाएगा, जी दूसरा रुकन। कुछ और अल्फाज देखते हैं। ओके, बोलो। कितने अरकान हुए हुज़ैफा? बोलो। दो। वेरी गुड। चलिए अब्दुल्ला आप बताइए। जोड़ा, इसमें देखते हैं। इसमें तो दो ही है, जो और डा। शाबाश, दो अरकान है। ओके अब हुज़ैफा, डालो। डालो, इसमें भी दो हैं। डा कहते हुए आपका मुंह खुला और लो कहते हुए आपके होठों ने दायरे की शक्ल इख्तियार की। अरकान साजी के वक्त आवाजों पर ध्यान दें। अब्दुल्ला आप बताइए। झूला, कितने अरकान है इसमें? इसमें भी दो हैं, जू और ला। शाबाश। हुज़ैफा, पौधा। और दा। कितने अरकान है इसमें? दो। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। मैं आपके लिए एक लफ्ज बोलूंगी, जहाँ आवाज तब्दील हो और होठों की हरकत बदले वहाँ आप ताली बजाएंगे। जैसे एक लफ्ज है मकसद, इसका मतलब है मक और सद। मैं आपको बता दी पहले, मकसद। इसमें कितने अरकान हुए, कितनी दफा ताली बजी? दो दफा। तो तैयार है आप सब? शुरू करें। वेरी गुड। बकरी। बकरी। वेरी गुड। कितने अरकान हुए? दो। शाबाश। शबनम। शबनम। कितने अरकान हुए इसमें? दो। ओके, अब नया लफ्ज है खरबूजा। खरबूजा। इसमें कितने अरकान हुए? इसमें तीन है। अरे वाह, जबरदस्त। आप सब लोग सुन रहे हैं ना गौर से? अब्दुल्ला और हुज़ैफा काफी ज़हीन है। कुछ मजीद और अल्फाज देखते हैं। गंदुम। गंदुम। कितने अरकान हुए इसमें? दो। चलिए, जबरदस्त। चिलगोजा। चिलगोजा। कितने अरकान हैं? इसमें तीन है। शाबाश। कैसे? चिल, गो और जा। शाबाश। आबादी। आबादी। इसमें कितने अरकान हैं? इसमें भी तीन है। वेरी गुड। एक और काम की बात जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो क्या चीज? वो ये कि ये जरूरी नहीं कि दो या दो से ज्यादा हर्फ मिलकर रुकन बनाएं। कुछ अल्फाज में एक हर्फ की आवाज भी रुकन हो सकती है। पूछें कि वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे कि एक लफ्ज है खेल, खे और ल, यानी कि इसी तरह से रात, रा और त, सेब, से और ब, तरबूज, तरबूज। तो जो आखिरी हर्फ है वो बिल्कुल एक अलग उसकी आवाज है, तो वो भी एक रुकन हो गया। अरे एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गई। क्या? आप जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो आप उसमें एराब देखते हैं? जी। ओके हुज़ैफा आप बताएंगे एराब क्या क्या होते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश और तस्दीद। वेरी गुड, शाबाश। अब्दुल्ला, इन एराब से हमें क्या फायदा होता है कुरान शरीफ पढ़ते हुए खास तौर पे? इन अराब से हमें मदद मिलती है कुरान शरीफ के अल्फाजों को सही तलफ्फुज़ से पढ़ने में। वेरी गुड। कुरान शरीफ के अल्फाज को आप सही तलफ्फुज़ से पढ़ सकते हैं। उर्दू में ये मुसव्विते कहलाते हैं, ठीक है। और जैसे वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश के वॉवल्स क्या होते हैं? ए, आई, ओ, यू, ई। वेरी गुड। और उर्दू में जो वॉवल्स हैं, उर्दू की जो मुसव्विते हैं वो क्या है? आ, ई, ओ,
ए, ठीक है, आ ओ ई ए, बिल्कुल ठीक है। आ ओ ई ए ये आपके मुसव्विते हैं, बेसिक मुसव्विते यही हैं, और उसके बाद जो जेर ज़बर पेश और तजदीद है ये भी मुसव्विते ही हैं, ठीक है। अब इनको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? जबर की आवाज कैसी होती है? अ, जेर की ई, और पेश की उ, और तजदीद की आवाज जिस हर्फ पर हो तो वो आवाज डबल हो जाती है। इसलिए अरकान बनाने में जेर, जबर, पेश और तजदीद की बहुत अहमियत है। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है बरस, जैसे बारिश बरस रही है। अब्दुल्ला, आप इसके अरकान कैसे बनाएंगे? ब और रस। यानी आपने ब को अलग किया और रस को अलग? जी, क्योंकि ये दो अलग आवाजें हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपने सोचा कि ब की अगर अलग आवाज है तो आपने उसे ब क्यों पढ़ा, बी क्यों नहीं पढ़ा? पहली बात तो ये है कि बिरस तो एक अल्फाज है ही नहीं, कोई लफ्ज नहीं है, और बा के ऊपर जबर आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बात बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला ने। अच्छा हुज़ैफा, आप बताइए किताब के अरकान कैसे बनाएंगे? किताब, किताब, ओके, क्यों? क्योंकि किताब तो कुछ नहीं होता, काफ के नीचे जेर है और ताब जो है वो हम अलग पढ़ेंगे, अलग साउंड है, तो इसका मतलब है किताब दुरुस्त लफ्ज है, किताब नहीं होता है। ओके, बिल्कुल ठीक हुज़ैफा। अब्दुल्ला, अब इस लफ्ज को गौर से सुने, बिल्ली, इसके अरकान क्या होंगे? बिल्ली, वो कैसे? क्योंकि इसके लाम के ऊपर तशदीद आ रहा है, मतलब आपने जैसे सिखाया था हम लोग डबल करके इसकी आवाज पढ़ेंगे। अरकान बनाते वक्त तशदीद वाले और को 2 दफा पढ़ेंगे। बिल्कुल 2 दफा लिखेंगे हुज़ैफा, बिल्कुल ठीक समझे आप। अब जल्दी जल्दी अरकान बनाएं, मैं अल्फाज बोलूंगी और एक लफ्ज के अरकान अब्दुल्ला बनाएंगे, दूसरे के हुज़ैफा, ठीक है ना? तैयार हैं दोनों? जी। ओके, ताली वाली एक्टिविटी के साथ तैयार है? जी, बिल्कुल तैयार है। ओके, पहला लफ्ज अब्दुल्ला, इशारा। इशारा। ओके, दोबारा करें अब्दुल्ला, इशारा। इशारा। इशारा, कितने अरकान है? इशारा, इसमें भी 3 है। बिल्कुल ठीक है। अब हुज़ैफा, उड़ाना। उड़ाना। बिल्कुल, अलिफ के ऊपर पेश है। अब्दुल्ला, बच्चा। बच्चा। बिल्कुल, दरख्त। नहीं, इसको सही कीजिए, दरख्त। दरख्त, दरख्त, कितने बने? दरख्त। ओके, 3 अरकान है। अब्दुल्ला, बस्ता। बस्ता। हुज़ैफा, स्कूल। 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 शाबाश, पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेरी गुड। अम्मी। अम्मी। शाबाश, अब्बू। अब्बू। खुबानी। खुबानी। शाबाश, नाशपाती। नाशपाती। शाबाश, साइकिल। साइकिल। दोबारा करें। साइकिल। वेरी गुड हुज़ैफा, वेल डन। रास्ता। रास्ता। बंदर। बंदर। शरबत। शरबत। जहाज। जहाज, वेल डन हुज़ैफा। टुकड़े। टुकड़े। बीमार। बीमार। दोबारा करें। बीमार। बीमार। भाई वाह, भाई वाह, आपने तो बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि अरकान कैसे बनाते हैं। हरूफ की आवाजों को पहचानना कितना जरूरी है, क्योंकि तभी हम उनकी मदद से रुकन बनाएंगे और फिर वो रुकन मिलकर लफ्ज बनेंगे, और इस तरह जब हम अल्फाज बनाना सीख जाते हैं तभी जुमले बन सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं? अरे अभी तो प्रोग्राम में बहुत बाकी है। अब्दुल्ला, ये मेरी पेंसिल है, मुझे वापस दो। मैं अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ी इंतजार करो। मुझे भी काम करना है, आप अपनी पेंसिल इस्तेमाल करें। मेरे पास पेंसिल नहीं है, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं नहीं रुक सकता, मेरी पेंसिल वापस दो, वापस दो, वापस दो। मुझे तंग मत करो, जरा सब्र नहीं है। वापस दो, वापस दो, नहीं है सब्र। अरे अरे, ये क्या, आप दोनों आपस में ही लड़ पड़े? कितनी बुरी बात है, एक तो बिला वजह लड़े, फिर एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें कही। ये तो कोई बात ना हुई। अभी थोड़ी देर पहले दोनों कितने मजे से एक साथ पढ़ रहे थे। अब आपके दोस्त ने एक पेंसिल क्या ले ली? हुज़ैफा, आप तो नाराज ही हो गए, और अब्दुल्ला, आपको भी पूछ कर लेनी चाहिए थी। चलें दोस्ती करें। हुज़ैफा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी चीज पूछे बगैर नहीं लेनी चाहिए थी। आई एम सॉरी अब्दुल्ला, मुझे भी आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। वेरी गुड। लड़ाई झगड़ा बुरी बात है, हमें बर्दाश्त की आदत डालनी चाहिए। शाबाश। और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है आज का लफ्ज। आज का लफ्ज हमारा है बर्दाश्त। दोहराइए। बर्दाश्त। अब्दुल्ला, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ मिस ताहिरा,
जैसे मुझे अपना गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए था वैसे। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है खुद पे काबू रखना। इसका एक मतलब सब्र भी है। किसी बात या काम से खुद को रोकना, किसी भी सूरत हाल में अपने जज्बात और एहसासात पर काबू रखना, गुस्से की हालत में जबान और हाथ पर काबू रखना बर्दाश्त कहलाता है। लेकिन मिस तायरा, अगर हम लोग सही हैं और दूसरा वाला हम लोग को और गुस्सा दिला रहा है तो फिर भी हम लोग को बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। बाज़-औक़ात किसी बड़ी लड़ाई या नुकसान से बचने के लिए अगर हम बर्दाश्त कर लें और खुद पर काबू रखें तो उसका नतीजा अच्छा ही निकलता है, चाहे हम सही क्यों ना हो। लेकिन मिस, ये कितना मुश्किल काम है ना कि आप अपनी जगह सच्चे हों और दूसरा फिर भी आपको गुस्सा दिला रहा हो लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं और जवाब में गुस्सा ना करें। मैं यही तो बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बड़े बड़े झगड़े और लड़ाइयाँ मामूली बातों पर शुरू होती हैं, क्योंकि लोग बजाय बर्दाश्त करने के गुस्सा करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। इस तरह दिलों में एक दूसरे के लिए बुराई और नाराजगी पैदा होती है। तो है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था फिर भी मैंने बर्दाश्त किया और जब सॉरी कहा तो सब कुछ वापस आ गया पहले जैसा। बिल्कुल ठीक। अब इसी बात पर एक गीत हो जाए। हमारा अगला सेगमेंट है गीत संगीत। गीत संगीत के इस सेगमेंट में हमारे मुल्क की मशहूर गुलकारा नाहिद अख्तर का हम गीत पेश करेंगे। उन्होंने ये फिल्म प्यारी के लिए गाया है और इसकी खूबसूरत मौसीकी तरतीब दी है एम अशरफ ने। आइए इस गीत में छुपे पैगाम को गौर से सुनते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे इस गीत के हवाले से कुछ सवाल पूछूंगी। सब तैयार हैं सुनने के लिए? चलिए, हमारा पसंदीदा और बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट गीत संगीत। कब वापस आता है। वक्त गुजर जाए तो मुड़ के कब वापस आता है। वक्त के साथ जो चल ना पाए पीछे रह जाता है। बुरे दिनों में रह के भी तुम अच्छे वक्त
कितना अच्छा गीत था ना। चलिए अगले सेगमेंट की जानिब जो है बूझो तो जाने। तो आप सब तैयार हैं? जी। ओके, तो पहला सवाल इस गीत में हुज़ैफा आप बताएंगे, इस गीत में हमारे मुल्क के कौन से 2 बड़े नामों का जिक्र है? कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल। शाबाश, जबरदस्त हुज़ैफा, आपने तो बहुत गौर से सुना है। अब्दुल्ला आप बताएंगे इस गीत में हमें क्या पैगाम दिया गया था? इस गीत का नाम ही यही था, तो मुझे लगता है इस गीत का पैगाम था कि बुरा मत सुनो, बुरा ना देखो और बुरा मत करो। वेरी गुड, बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो, बुरा नहीं देखो। शाबाश, जबरदस्त, आप सब तो बहुत अच्छी तरह सुन रहे थे। तो भाई ये इसके बाद मेरा ख्याल है हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। काफी वक्त हो गया है और हमारा आखिरी सेगमेंट है हम भी कर सकते हैं। तो बस अब आप ये बताइए कि इस गीत में आपको सबसे अच्छा पैगाम क्या लगा? ये तो था ही, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा नहीं देखो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और पैगाम भी थे। तो कोई एक पैगाम जो आपको सबसे अच्छा लगा हो अपने घर में किसी बड़े के साथ डिस्कस कीजिए। और अब इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुदा आपकी, पाकिस्तान की और इस दुनिया की हिफाजत करे, आमीन। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। हादिया, आपके नाम में कितने अरकान हैं? चलो देखते हैं। हा, बी, या। नबीहा, आपके नाम में कितने अरकान हैं? मेरे नाम में न, बी, हा 3 अरकान हैं। इसका मतलब हम दोनों के नाम में 3 अरकान हैं। नबीहा, आपको याद है कि कुछ दिन पहले हमने एक दूसरे से पहेलियाँ पूछी थी? जी हादिया, अच्छी तरह याद है। तो क्यों ना हम आज एक बार फिर आपस में रिडल्स पूछें और देखते हैं कि इस बार कौन ज्यादा पॉइंट्स के साथ जीतता है। ठीक है, तो हो जाए मुकाबला। आज हम सारी पहेलियाँ उर्दू में करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है। रंग बरंगी छेर छपीली, सुर्ख बसंती ऊदी नीली, बिना तीर के एक कमान, जिसको देखे एक जहान। बताओ ये क्या चीज है? और आपके पास जवाब देने के लिए सिर्फ 20 सेकंड है। रंग बिरंगी, कमान की शेप जैसी, तीर के बगैर, सबको दिखाई भी देती है। ओ हाँ, ये तो कौसे कज़ा हुई ना फिर, जिसको इंग्लिश में हम रेनबो कहते हैं। जी हादिया, बिल्कुल सही कहा आपने। इस सही जवाब के साथ आपको 1 पॉइंट मिलता है। अब मैं पूछती हूँ। अब्बा जान एक डब्बा लाए, ना कुछ पिए ना कुछ खाए, कान मरोड़ो फौरन बोले दुनिया भर की सैर कराए। ये क्या चीज हो सकती है नबीहा? जी क्या चीज है? एक डब्बा जिसका कान मरोड़ने पर बोले? चले नबीहा, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। हमारे ये प्रोग्राम लोग ज्यादातर किस चीज पर सुनते हैं? हादिया, इस पहेली का जवाब रेडियो है ना? जी हाँ नबीहा, रेडियो बिल्कुल सही जवाब है। अब आपकी बारी है पहेली पूछने की। हम दोनों के 1-1 पॉइंट हो गए। चलो अब मैं पूछती हूँ रिडल। ऐसी कौन सी जगह है जिसका नाम उल्टा करने पर परिंदे का नाम बन जाए? सोचने दो, पाकिस्तान की तो कोई जगह नहीं लगती मुझे ये। रोम। रोम तो नहीं है, क्योंकि जब हम उसको उर्दू में उल्टा करके लिखते हैं तो वो मोर बन जाता है। वाह हादिया, आपने तो इस पहेली का इतना जल्दी जवाब दे दिया। अब मैं पूछती हूँ। या वो आता है या वो जाता है और बिछड़ों को वो मिलाता है। आता है, जाता है, बिछड़ों को भी मिलाता है। ये क्या चीज है? ओ हादिया, कहीं ये दोस्त तो नहीं? नहीं, गलत जवाब। इसका सही जवाब खत है, क्योंकि लोग एक दूसरे को बातचीत करने के लिए खत भेजते हैं। ओह अच्छा, दैट मेक्स मोर सेंस नाउ। ये रिडल थोड़ी मुश्किल थी, पर चलो खैर है। इस हिसाब से हादिया, आपके हुए 2 पॉइंट्स और मेरा हुआ 1, तो आप जीत गई। यस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो है आओ जाने। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आओ जाने के साथ मैं हूँ रिदा और मैं हूँ असद। इस प्रोग्राम में हमारे 4 सेगमेंट्स होंगे। खट्टी मीठी कहानी, सोचो और बोलो, आज की बात और जिम्मेदार शहरी। चलें तो फिर बाकायदा आगाज करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का। प्यारे बच्चों, आज हमारे प्रोग्राम का उन्वान है फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि खाना और ग़िज़ाइयत। चलते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ, खट्टी मीठी कहानी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अच्छा खाओ अच्छा पाओ। शुरू करते हैं। बहुत ज़माने पहले की बात है। एक फैमिली लाहौर में रहती थी। उनके घर में दादा, दादी, अम्मी, अब्बू, 8 साला अनस और 7 साल की छोटी बहन मोमिना रहते थे। अनस और मोमिना दोनों को जंक फूड बहुत पसंद था, इसलिए वो दोनों रोज बर्गर्स और पिज्ज़ा खाया करते थे। उनकी अम्मी उन्हें अक्सर समझाती कि रोज रोज बर्गर और पिज्ज़ा जैसी चीज़ें खाना उनकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, इसीलिए उन्हें सब्जियां और फल भी खाने चाहिए। लेकिन अनस और मोमिना दोनों साफ इनकार कर देते थे फल और सब्जियां खाने से।
अम्मी मुझे नहीं पसंद है सब्जियां और फल। अनस ने बहुत बेरुखी से कहा। मोमिना ने भी हामी भरते हुए कहा कि हमें सिर्फ पिज्जा और बर्गर पसंद है, हम उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। अम्मी की बहुत दफा कोशिश करने पे भी दोनों बच्चे राजी नहीं होते थे। एक दिन अम्मी दोनों अनस और मोमिना को अपने साथ लेके बैठी और उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि ये बर्गर्स और पिज्जा उनके लिए जरूरी क्यों नहीं है। बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप दोनों को बर्गर्स और पिज्जा जैसे खाने बहुत पसंद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका आपकी सेहत के ऊपर इतना बुरा असर होगा? लेकिन अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज इतने मजे की हो वो हमारे लिए अच्छी नहीं हो? मैं बताती हूँ बेटा आपको। बेटा, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें ग़िज़ाइयत मिल सके, वो ग़िज़ाइयत जो हमारे जिस्म को बनाने और ताकत देने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सब जंक फूड क्यों नहीं कर सकता हमारे लिए? वो भी तो एक खाने की किस्म है। वो इसलिए बेटा क्योंकि जंक फूड के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। वो आपके खेलने कूदने के लिए ताकत नहीं दे सकता। मुझे ना खेलना मंजूर है, अगर मुझे 2 एक्स्ट्रा बर्गर मिल जाए तो। क्या आपको वाकई खेलने से बेहतर बर्गर लगता है अनस? अनस ये सुनकर थोड़ी सोच में मुब्तला हो गया। मोमिना ने जल्दी से अम्मी से सवाल किया। क्या हमें दोनों नहीं मिल सकते अम्मी? बिल्कुल मिल सकते हैं बेटा, अगर आप जंक फूड की मिकदार कम करें और फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ अम्मी। मुझे नींद आ रही है अम्मी, क्या मैं थोड़ी देर सो जाऊँ? देखा, ज्यादा जंक फूड खाने का एक नुकसान ये भी होता है बच्चों, वो आपको सुस्त बना देता है। ये आपके खेलने कूदने का वक्त है, लेकिन अभी आपको नींद आ रही है मोमिना। आहिस्ता आहिस्ता इसी सुस्ती की वजह से आप लोगों का वजन बढ़ जाएगा और आप और सुस्त हो जाएंगे। इतनी जल्दी तो हम मोटे नहीं होंगे, और वैसे भी अम्मी 1-2 बर्गर से क्या हो जाएगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप कल ही मोटे हो जाओगे, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि अगर आप सब्जियां और फल नहीं खाएंगे तो वक्त के साथ साथ आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। क्या आप चश्मे पहनना चाहते हैं दोनों? नहीं नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं आज से आपकी हर बात मानूंगी और रोज सब्जियां और फल खाऊंगी। मुझे तो बर्गर और पिज्जा ही पसंद है, मैं तो वही खाऊंगा, और उसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। हाँ, मेरा काम था आप दोनों को समझाना, बाकी आप दोनों की मर्जी। वक्त गुजरता रहा। मोमिना ने फल और सब्जियां बाकायदगी से खाना शुरू कर दी थी। अनस फिर भी वही बर्गर और पिज्जा खाता रहा। एक दिन अनस अपनी जमात में बैठा हुआ था तो मिस ने उसे बोर्ड पे लिखा हुआ सवाल का जवाब पूछा। अनस गौर से बोर्ड देख रहा था, लेकिन उसे सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसने अपनी आंखें मसली और दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन उसे तब भी बोर्ड पे लिखा हुआ 2+2 नजर नहीं आया। मिस अनस से बहुत नाराज हुई और पूरी जमात के सामने उसे बहुत डांट पड़ी। मिस ने अनस के अम्मी अब्बू को स्कूल बुलाया ताकि वो उसके गैर संजीदा रवैये से उनको वाकिफ कर सके। थोड़ी देर बाद अनस के अम्मी अब्बू स्कूल आ गए। अनस साइड पे खड़ा हुआ रो रहा था। मिस ने उसके अम्मी और अब्बू को बताया कि मैंने अनस से इतना आसान सवाल किया था, लेकिन अनस को 2+2 का जवाब भी नहीं पता था। आधा वक्त की जमात में जमाइयां ले रहा होता है, क्या ये वक्त पे नहीं सोता? अम्मी ने फौरन बताया, नहीं नहीं, मैं इस बात का खास ख्याल करती हूँ कि बच्चों की रोज की कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी हो, वो इनके बड़े होने के लिए बहुत जरूरी है। तो आखिर ये जमात में इतना सुस्त क्यों होता है? मिस ने सवाल किया। क्या बात है अनस, आजकल तुम्हारा दिमाग किधर होता है? मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हें इतने आसान सवाल का भी जवाब नहीं पता। तो ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि 2+2 4 होते हैं, मगर बोर्ड पे लिखा हुआ मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इतनी कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अनस ने रोते रोते सच बताया। अम्मी ने कहा, मैंने बताया था ना पहले आपको सब्जियां और फल खाने की जरूरत है। अगर आप उस वक्त मेरी बात मोमिना की तरह मान लेते और उस पर अमल करते तो आज आपकी आईसाइट इतनी खराब नहीं होती। सॉरी अम्मी, आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और सारी सब्जियां खाऊंगा। अनस मुस्तकिल रो रहा था। उसे रोता देखकर अम्मी और अब्बू को समझ आ गया कि अनस को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसकी अम्मी ने उसे दिलासा दिया कि
अब रोना बंद करो अनस। अगर आप रोज सब्जियां और फल खाएंगे तो ये मुमकिन है कि आपकी आंखें पहले की तरह हो जाएं। तब तक के लिए आप अबू के साथ जाकर अपने लिए चश्मे खरीद लें ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। स्कूल से वापसी पर अनस अबू के साथ बाजार जाके अपने लिए चश्मा खरीद के ले आया। इसी तरह सब्जियां और फल खाते हुए मोमिना की आईसाइट बिल्कुल ठीक रही और अनस को देखने के लिए अब चश्मों का सहारा लेना पड़ता है। तो बच्चों, क्या आप मोमिना की तरह बनना चाहते हैं या अनस की तरह? हमारा अगला सेगमेंट है आओ खेलें। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा और आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा। आपने बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। चलें शुरू करते हैं। सुबह के खाने को क्या कहते हैं? लंच या ब्रेकफास्ट? सही जवाब है सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहते हैं। और क्या आपको पता है कि ब्रेकफास्ट दिन का सबसे जरूरी मील होता है? चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताएं, इनमें से कौन सी चीज पीने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं? दूध या सेब का जूस? बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूध पीने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। अगला सवाल, हमें किस किस्म की खुराक खानी चाहिए? जी हाँ, मैंने पूछा है हमें किस किस्म की खुराक खानी चाहिए। ऐसी खुराक जिसमें मुख्तलिफ किस्म के गोश्त हों या ऐसी खुराक जिसमें गोश्त, सब्जियां, दालें और फ्रूट भी हो? सही पहचाना आपने। हमें ऐसी खुराक खानी चाहिए जिसमें गोश्त, सब्जियां, दालें और फ्रूट वगैरह हो। बच्चों, अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि हम मुतवाज़िन ग़िज़ा ही खाएं। चलें ये बताएं कि इनमें से कौन सा फल सबसे ज्यादा विटामिन सी फराहम करता है? कीनू या केला? आपने बिल्कुल ठीक कहा। फलों में विटामिन सी सबसे ज्यादा कीनू में होता है। और क्या आप ये जानते हैं कि विटामिन सी लीमू में भी पाया जाता है? चलें आगे बढ़ते हैं। क्या हमें ओवर ईटिंग यानी हद से ज्यादा खाना खाना चाहिए? हाँ या नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें ओवर ईटिंग यानी हद से ज्यादा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हम कई बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अब जरा सोच के ये बताएं कि टमाटर इनमें से किस चीज की किस्म है? फलों की या सब्जियों की? टमाटर एक फल है। और क्या आपको ये पहले से पता था? नहीं ना? तो आप अब ये जान गए होंगे। उम्मीद है आपने आज नया कुछ जरूर सीखा होगा। मिलते हैं आपसे अगली किस्त में कुछ नए सवालात के साथ। हमारे अगले सेगमेंट में आज की बात में हम बैलेंस डाइट की अहमियत का जिक्र करेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी कि मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या होती है? एक मुतवाज़िन ग़िज़ा वो होती है जिसमें वो हर किस्म की ग़िज़ाइयत हो जो हमारे बढ़ने और सेहतयाब रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि घर में हम सुबह नाश्ते में पराठा, अंडा खाते हैं और दूध पीते हैं। पराठा हमें दिन भर के काम करने की ताकत देता है, अंडा हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और दूध हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। इसी तरह दोपहर के खाने में हम सब्जियां और किसी भी किस्म का गोश्त खाते हैं, गोया चिकन हो, बीफ हो या मटन हो। सब्जियां हमारे जिस्म को मुख्तलिफ मिनरल्स देती हैं जिससे हमारा हाजमा बेहतर होता है और गोश्त अंडे की तरह हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रात के खाने में हम चावल और दालें खाते हैं। दालें हमें ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स देती हैं जिनसे बेशुमार फ़वाइद हैं। आंखों की बीनाई को बनाए रखने से स्किन को साफ रखने तक और हाजमा सही रखने तक, ये सारे फ़वाइद हमें दालें देती हैं। चावल हमें रोटी या पराठे की तरह रोजमर्रा के काम करने की ताकत देता है। तो बच्चों, हमें एक मुकम्मल ग़िज़ा खानी चाहिए।
एक बैलेंस डाइट में सबसे ज़्यादा सीरियल्स, दालें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए और सबसे कम घी और ऑयल में बनी हुई चीज़ें खाएं। मिल्क, योगर्ट और बटर भी कम खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए। अच्छी ग़िज़ा के साथ हमें खूब वर्जिश भी करनी चाहिए। ये वर्जिश आप या तो प्रॉपर एक्सरसाइज करके कर सकते हैं या आप किसी खेल की सूरत में कर सकते हैं, गोया वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो। लेकिन एक्सरसाइज करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए एक मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना ज़रूरी है। और बच्चों, याद रहे कि सेहतमंद बच्चे ही एक अच्छे मुस्तकबिल की अलामत है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिम्मेदार शहरी। इस सेगमेंट में आज हम टेबल मैनर्स की बात करेंगे, यानी कि दस्तरखान पर बैठने के क्या उसूल होते हैं। सबसे पहले और अहम बात, खाने की मेज़ पे या दस्तरखान पे आने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमारे हाथों पे तरह तरह के जरासीम होते हैं और वो खाने के साथ हमारे पेट में दाखिल होकर हमें बीमार कर सकते हैं। इसीलिए खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। खाते वक्त अपनी जगह पर आराम से बैठे रहें, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना हिले, उससे आपके बराबर में बैठने वाले शख्स को परेशानी होगी। आपका ज़्यादा हिलना जुलना आपका खाना या पानी का गिलास भी गिरा सकता है। अगर मेज़ पे कोई चीज़ आपकी पहुंच से दूर हो तो खुद लेने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने साथ बैठे हुए किसी भी घर वाले से वो चीज़ मांग लें। ये ख्याल रखें कि खाना खाते हुए आपके मुंह से चप चप की आवाज़ ना आए। खाना हमेशा मुंह बंद कर चबाएं और उस दौरान बातें ना करें, क्योंकि उससे आपको उतरू हो सकता है। खाने का कोई भी टुकड़ा बात करते हुए आपकी सांस की नाली में दाखिल हो सकता है। अगर आपके दांतों में कोई चीज़ फंस जाए तो उसे टेबल पर बैठ के नहीं निकालें, बल्कि वॉशरूम में जाके ब्रश से उसको साफ कर लें। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को याद रखेंगे और आज से खाना खाते वक्त इन बातों का ख्याल रखेंगे। जाते जाते एक दिलचस्प बात सुनते जाइए। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस किन जानवरों को कहा जाता है? मैं आपको बताता हूँ। कार्निवोरस उन जानवरों को कहते हैं जो कि सिर्फ गोश्त खाते हैं, जैसे कि शेर, टाइगर और भेड़िए हैं। ये तो बड़ी डरावनी आवाज है। मुझे तो डर लग रहा है कि ये मुझे कहीं खा ना ले। चले अब हर्बीवोरस की तरफ चलते हैं। ये उन जानवरों को कहा जाता है जो फूल पौधे खाते हैं, जैसे कि गाय, बकरी और खरगोश हैं। इसी तरह ओमनीवोरस जानवर होते हैं जो कि गोश्त के साथ साथ फूल और पौधे भी खाते हैं, जैसे कि भालू, मुर्गी और कुत्ते ओमनीवोरस हैं। उम्मीद है कि अब आप कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस के जानवरों में फर्क कर सकेंगे। तो बच्चों, क्या आपने आज कुछ नया सीखा है? अपने घर वालों से जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली किस्त में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नबीहा, आपने कल खाने में क्या खाया? कल मैंने नाश्ते में अंडा खाया और दूध भी पिया, लंच में भिंडी रोटी खाई और रात को दाल चावल खाए थे और ढेर सारा पानी भी पिया था। अरे, ये तो सारी बैलेंस डाइट हो गई। बच्चों, आप भी अपनी बैलेंस डाइट का चार्ट बनाएं और देखें कि आप कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहे, तो उन न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर लें। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।